Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आज का जो अपना सेशन रहेगा काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। क्या पढ़ेंगे आज हम? कुछ ऑन्कोलॉजी के रिगार्डिंग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद में कुछ यहाँ पे एमएसएन के सिस्टम के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, कुछ ओबीजी के सॉल्व करेंगे। बट सारे के सारे टॉपिक्स कैसे हैं, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग देखें तो, ठीक है। और जो है जो भी बच्चे जो भी स्टूडेंट्स जो हैं या फिर जो भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो ईएसआईसी की एसजीपीजी आरएमएल और नोसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो है ये सेशंस जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे, और जो भी मैंने प्रीवियसली कराए हैं और या फिर जो भी मैं आने वाले क्लासेस में करवाने वाला हूँ, सारे के सारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि ये जो एमसीक्यूज मैं सोल्व करवा रहा हूँ आपको, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। ऐसा कोई रैंडम एमसीक्यू नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि वो ईएसआईसी में पहले पूछा गया है, ऐसा, ठीक है। ईएसआईसी के भी मैंने सोल्व करवाए हैं आपको, ठीक है। बट कुछ एमसीक्यू जो ऐसे भी हैं जो अदर एग्जाम्स के अंदर भी पूछे गए हैं। अब जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी या फिर उनसे उन टॉपिक्स में से फर्दर पूछने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने इन सबको यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ मेरे टेस्ट यहाँ पे जो है क्वेश्चन एमसीक्यू सेशन के अंदर, ठीक है। तो क्लासेस जो है इंपॉर्टेंट रहेगी, हाई एंड एमसीक्यूज हैं। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। एमसीक्यू है अपना, a client who had a mastectomy asked about the term ERP positive. The nurse explained that tumor cells are evaluated for estrogen receptor protein to determine that। देखो यहाँ पे क्या है, एक क्लाइंट को क्या है, mastectomy हुआ है, तो वो अभी पूछ रहा है कि जो टर्म है ERP पॉजिटिव वो है क्या। अब यहाँ पे नर्स उसको एक्सप्लेन करती है कि जो ट्यूमर सेल है, मतलब जो ब्रेस्ट कैंसर की जो ट्यूमर सेल है, वो यहाँ पे क्या की जा रही है, इवाल्यूएटेड की जा रही है, किसके लिए, ईआरपी टेस्ट के लिए। अब वो टेस्ट क्या आया यहाँ पे, पॉजिटिव आया। अब इस पॉजिटिव ईआरपी क्या है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर है, प्रोटीन है, अब ये क्या डिटरमाइन करता है भाई, पॉजिटिव का ईआरपी का पॉजिटिव आना क्या डिटरमाइन करता है, ये आपसे पूछा गया है। थोड़ा न्यू एमसीक्यू है, ठीक है। हो सकता है एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिले, अच्छा एमसीक्यू है, ठीक है। और नेक्स्ट फर्दर नोसेट के लिए भी जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, जो नोसेट देंगे, उनके लिए भी जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ईआरपी का पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे नीड फॉर सप्लीमेंटेशन, एस्ट्रोजन की नीड है वहाँ पे। फिजिबिलिटी ऑफ ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करवाना, उसके लिए यहाँ पे कितना फिजिबल है वो पता लगेगा। डिग्री ऑफ मेटास्टेसिस दैट इज अगर, ये हमें मेटास्टेसिस का बताता है कि भाई कितना मेटास्टेसिस हो चुका है। पोटेंशियल रेस्पॉन्स टू हार्मोन थेरेपी, जो ईआरपी है वो पॉजिटिव का मिलना आपको ये बताता है कि वो जो रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है हार्मोन थेरेपी से, उसके बारे में बताता है। तो क्या आंसर रहेगा अपना, नर्स इसको क्या कैसे एक्सप्लेन करेगी। तो देखिए ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। ब्रेस्ट कैंसर, कैंसर का मतलब abnormal सेल ग्रोथ, और ये कहाँ पर हो रही है, ब्रेस्ट में हो रही है। देखो एकदम अ, छोटे से रूप के अंदर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ से एमसीक्यू आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ब्रेस्ट कैंसर एक प्रकार से क्या है, कैंसर है जो फर्दर बिनाइन भी हो सकता है, आगे जो है मेटास्टेसिस भी हो सकता है, ठीक है, अगर इसको टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो। अब देखो इसके कुछ यहाँ पे मॉलिकुलर सब टाइप्स रहते हैं, ठीक है। मोलिकुलर सब टाइप्स का मतलब हो गया क्या कि जैसे एस्ट्रोजन से हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन से हो रहा है, ठीक है, या फिर किसी और थिंग की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के बारे में हम देखते हैं। तो देखो एक टाइप होता है मोलिकुलर सब टाइप। अब मोलिकुलर सब टाइप में क्या क्या आता है, मोलिकुलर सब टाइप में आता है क्या, ल्यूमिनल ए, ल्यूमिनल बी, ठीक है। इसके बाद में
ठीक है, ये जो है क्या रहते हैं, इसके टाइप रहते हैं। अब इस टाइप के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि ये जो सब टाइप है ये किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है इनका। एक तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर के बेसिस पे, एंड सेकंड वन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर के बेसिस पे। ठीक है, अब एस्ट्रोजन रिसेप्टर इनमें क्या मिलेगा, दोनों के अंदर ही पॉजिटिव मिलेगा। आप सभी को पता है एस्ट्रोजन क्या करता है, विद ब्रेस्ट सेल एस्ट्रोजन क्या करवाता है, ब्रेस्ट सेल के अंदर ग्रोथ करवाता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ विथ एस्ट्रोजन ठीक है, और विदाउट एस्ट्रोजन क्या, अपनी जो ब्रेस्ट जो सेल्स है वो अच्छे से हेल्दी रहते हैं। ठीक है, आराम से उनमें कोई डिफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। तो ईआरपी पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो आपको क्या मिला, ईआरपी पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये जो कैंसर हो रहे हैं, ठीक है, मोलिकुलर सब टाइप कैंसर है, ठीक है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब देखो हमने क्या है इसका पता लगाई, हमें पता लग गया कि ठीक है अभी क्या एस्ट्रोजन रिसेप्टर के बारे में पता लगा हमें। ठीक है, अब ये पॉजिटिव का क्या मतलब है ये भी हम देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट करते हैं। टेस्ट का क्या नाम है, ईआरपी टेस्ट। ईआरपी की फुल फॉर्म क्या है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन। अभी ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट से हमें क्या पता लगता है कि क्या पता लगेगा कि जो हम यहाँ पे थेरेपी दे रहे हैं पेशेंट को, ठीक है, जो हम यहाँ पे हार्मोनल थेरेपी दे रहे हैं पेशेंट को, वो यहाँ पे कितनी रेस्पॉन्स करती है ट्रीटमेंट को लेके। ठीक है, और यही यहाँ पे अब क्या है, पेशेंट क्या है, ईआरपी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब अच्छा रिस्पॉन्स करना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं गुड रेस्पॉन्स। और यही अगर हमें मिलता नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब बैड रेस्पॉन्स। तो सीधा सीधा अपना आंसर है कि इट इज़ डिटरमाइन या फिर इट डिटरमाइन पोटेंशियल रेस्पॉन्स टू हार्मोन थेरेपी। जो यहाँ पे हार्मोन थेरेपी दी जाएगी उसके लिए जो ये क्या है, रेस्पॉन्स दिखा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव का आना मतलब रेस्पॉन्स दिखा रहा है। ठीक है, फर्दर हम आगे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योंकि क्लाइंट की क्या हुई, मेस्टेक्टोमी हुआ है उसका, तो हमें क्या करना होगा, हार्मोनल थेरेपी वगैरह सब कंटिन्यू करना पड़ेगा आगे फर्दर, ताकि और आगे फर्दर जो है कैंसर ना फैले। ठीक है, अगर हो सकता है भाई मेस्टेक्टोमी अगर पहले कर दी गई है तो ठीक है, अगर हो सकता है वो अगर मेटास्टेसिस हो गया है तब फिर बाद में हमें आगे आगे फर्दर नीड यहाँ पे पड़ सकती है। तो ये हम क्या देखते हैं यहाँ पे ईआरपी पॉजिटिव के बारे में। ठीक है, इसके बाद में और भी यहाँ पे टाइप होते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे हो गया मोलिकुलर टाइप ब्रेस्ट कैंसर का। इसके बाद में जो टाइप होता है वो हम पढ़ते हैं क्या, मोस्ट कॉमन टाइप्स। तो मोस्ट कॉमन टाइप्स के अंदर कौन कौन से आता है, फर्स्ट वन आता है DCIS। क्या मतलब हो गया इसका, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। सेकंड जो टाइप होता है वो है LCIS। क्या मीनिंग होता है इसका, लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू। ठीक है, एंड थर्ड जो टाइप होता है वो होता है इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा। तो ये कुछ यहाँ पे कॉमन टाइप होते हैं। ठीक है, और ये इन्वेजिव इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा है जो कॉमनली हमें देखने को मिलता है, ये कहाँ पे होता है, ट्यूबुलर में हो सकता है, मेडुलरी हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यहाँ पे सब टाइप्स है अपने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोच क्या क्या हो सकते हैं। तो ये जस्ट हम केवल एमसीक्यूज़ की बात कर रहे हैं कि एमसीक्यूज़ कहाँ कहाँ से बनते हैं, बाकी थ्योरी की क्लास नहीं है। ठीक है, जस्ट मैं एमसीक्यू बता रहा हूँ। अब ब्रेस्ट कैंसर के कोच क्या है, आप सभी को पता है, कैंसर है तो कुछ यहाँ पे जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए देखो, एक तो क्या जेनेटिक हो सकता है, हार्मोनल एक्सपोजर की वजह से हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे इनहेरिटेंसी की वजह से भी हो सकता है। इनहेरिटेंसी में क्या आते हैं, जीन आते हैं। अब जीन यहाँ पे कौन से पूछ रहेगा, तो BRCA1 एंड BRCA2। यहाँ पर जो है मेजर ये दो जीन देखने को मिलते हैं जिनकी वजह से यहाँ पे जो है कैंसर हो सकता है। इसके बाद में और क्या देख सकते हैं अपन, हार्मोनल एक्सपोजर। अब हार्मोनल एक्सपोजर के अंदर आप क्या देखोगे, क्लाइंट को क्या हुआ है, सपोज मीनोपोज। ठीक है, क्लाइंट को क्या हुआ, मीनोपोज हुआ, तो हमने वहाँ पे क्या दिया, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, मैंने आपको अभी बताया क्या करता है, टिश्यू ग्रोथ करता है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, क्लाइंट को कैंसर होगा। ठीक है, तो ये हार्मोनल एक्सपोजर से भी क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। इसलिए आपके जो ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन, फर्स्ट वन ऑप्शन, नीड फॉर सप्लीमेंटेशन ऑक्सीजन, सॉरी सप्लीमेंटल एस्ट्रोजन, हमें क्या
जब ब्रेस्ट कैंसर होता है तो हमें सप्लीमेंटल एस्ट्रोजन की नीड चाहिए होती है, नहीं चाहिए होती है, क्योंकि एस्ट्रोजन तो ऑलरेडी कॉज करता है। अभी जो ईआरपी पॉजिटिव है, क्या ये आपको ये बताता है कि इससे जो है ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के बारे में कितना वो फीजिबल है? जी नहीं, ये भी नहीं बताता, क्योंकि ये तो क्या बताता है आपको, हार्मोनल थेरेपी के बारे में, रेस्पॉन्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ मेटास्टेसिस दैट इज, अगर नहीं ये डिग्री के बारे में भी आपको नहीं बताता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों क्या हो रहे हैं, रॉन्ग हो रहे हैं। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, जहाँ से अपना एमसीक्यू बनता है वो है कॉम्प्लिकेशन। अब ब्रेस्ट कैंसर की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन मिलती है, तो देखो मेटास्टेसिस होता है। मेटास्टेसिस कहाँ पे होता है, सबसे पहले तो आंसर क्या रहेगा, बोन में, उसके बाद में लंग्स में, उसके बाद में लीवर में, एंड फाइनली ब्रेन में जो है ये मेटास्टेसिस हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट में क्या कर दिया इसने, मैस्टेक्टोमी कर दी यहाँ पे। तो मैस्टेक्टोमी करते हैं तो देखो अलग अलग टाइप से भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या आता है, एक लिम्फ नोड रिसेक्शन। और जब लिम्फ नोड रिसेक्शन करते हैं तो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या आती है, लिम्फेडिमा। और लिम्फेडिमा ना हो तो इसके लिए आपसे जो है पूछा जाता है कि नर्सिंग केयर क्या करोगे। तो हमें क्या करना है, एक तो डिपेंडेंट पोजीशन नहीं देना है, पिलो वगैरह लगा के रखना होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग। और साइटोटॉक्सिक ड्रग से जो फीमेल है, अगर अर्ली एज में कैंसर हो गया तो फीमेल है, उसमें क्या देखने को मिलेगा, इनफर्टिलिटी, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, कार्डियोमायोपैथी। ये हो गया कॉम्प्लिकेशन के बारे में। नेक्स्ट जो आपसे एमसीक्यू पूछते हैं वो पूछते हैं क्या, साइन एंड सिम्टम से। फेमस एमसीक्यू है कि ब्रेस्ट कैंसर का साइन सिम्टम क्या होता है। तो देखिए, जनरली ये क्या रहता है, एसिम्टोमेटिक रहता है। तो कैसा पता लगेगा, पाल्पेबल मास, पाल्पेबल मास, मास यहाँ पे फील होगा, ठीक है, हार्ड होगा ये, नॉन टेंडर होगा, इरेगुलर होगा। ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। ऐसा आपको मास देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, पाल्पेबल एक्सिलरी लिम्फ नोड। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, स्किन जो है वो कैसी रहेगी, ऑरेंज पील स्किन, ठीक है। स्किन कैसी रहती है, ब्रेस्ट कैंसर होता है तो ऑरेंज ऑरेंजिश स्किन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, निप्पल का रिट्रैक्शन देखने को मिलता है, अंदर की तरफ धस जाता है निप्पल, ठीक है। ये जो कॉमन फाइंडिंग है हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक्जिमा के अंदर जैसे रेसेज होते हैं वैसे यहाँ पे रैशेज देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे मोस्ट फेमस यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स है। अब देखो डायग्नोसिस करना है तो तीन तरह से डायग्नोस कर सकते हैं इसको हम। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एमआरआई करवा सकते हैं, मेमोग्राम करवा सकते हैं, ठीक है। मेमोग्राम कराओगे तो आपको क्या मिलेगा कि ब्रेस्ट के अंदर क्या होगा, कुछ क्लस्टर्स बन जाएंगे। यहाँ पे क्लस्टर बन जाएंगे किसके, कैल्शियम के। तो क्लस्टर कैल्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, और नीडल बायोप्सी कर सकते हैं, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, डायग्नोस कर सकते हैं। फिर ट्रीटमेंट के अंदर क्या करेंगे, मैस्टेक्टोमी करेंगे, ठीक है, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, ये सब हार्मोनल थेरेपी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा आपका फर्स्ट एमसीक्यू, ईआरपी के बारे में बताया मैंने आपको, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताया, जितने एमसीक्यू जब तक एग्जाम में पूछे रहते हैं ब्रेस्ट कैंसर। बाकी नर्सिंग केयर देखो सबने पढ़ी है, ठीक है। अगर ईएसआई थ्योरी में से पूछेगा, ब्रेस्ट कैंसर में से पूछेगा, तो इससे बाहर आप क्या नहीं जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, A client with cancer of the cervix has an intracavity radioactive sealed implant in place, ठीक है। सर्विक्स कैंसर है, अभी उसमें क्या किया गया है, रेडियो एक्टिव सील्ड इम्प्लांट यहाँ पे प्लेस किया गया है कैविटी के अंदर। वॉट प्रिकॉशन शुड द नर्स टेक टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सेसिव एक्सपोजर टू रेडिएशन। अब यहाँ पे कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें काम में लेंगे ताकि नर्स क्या करे, प्रोटेक्ट करे किससे, एक्सेसिव एक्सपोजर
क्या एक्सपोजर एक्सपोजर होगा, किससे होगा, रेडिएशन से। तो कैसे प्रोटेक्ट करेगी, कौन से प्रिकॉशंस यहाँ पे काम में लेगी नर्स, देखिए डिस्पोज ऑफ बॉडी फ्लूइड इन स्पेशल मार्क कंटेनर्स के अंदर। कोहॉर्ट 2 क्लाइंट हु हैव इम्प्लांटेड रेडिएशन थेरेपी, ठीक है, 2 क्लाइंट्स को एक साथ रख सकते हैं यहाँ पे। एग्जिट द रूम वॉकिंग बैकवर्ड व्हील वियरिंग ए लेड एप्रॉन। नेक्स्ट, लिमिट विजिटर्स टू इंडिविजुअल हु आर 13 ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर। तो क्या करना है, कैसे जो है हम यहाँ पे ठीक है, नर्स यहाँ पे क्या करेगी जो है एक्सपोजर से प्रिवेंट होने के लिए, ये पूछा गया आपसे। तो कैसे जो है यहाँ पे प्रिकॉशन किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन को, क्या करना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए अभी क्या है, सर्वाइकल कैंसर, इसके बारे में भी कुछ एमसीक्यूज देखेंगे साथ में, ये एमसीक्यूज के साथ में, ठीक है। देखो मेरा एक टारगेट रहता है कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटे की क्लास में जितना मैं आपको एमसीक्यूज दे पाऊँ उतना मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवा सकूँ। तो ये एमसीक्यूज हम सोल्व करेंगे। अब इसके रिगार्डिंग और जो छोटे एमसीक्यूज है, वन लाइनर्स है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, सर्वाइकल कैंसर मतलब सर्विक्स से क्या होना, कैंसर का अराइज होना, क्या सर्वाइकल कैंसर कहलाता है। अब इसका मेन कोड जो है वो क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसका क्या है यहाँ पे मेन कोज है। अब वो भी कौन से सब यूनिट यहाँ पे मेन कोज है, तो आंसर क्या रहेगा, टाइप 16 एंड टाइप 18, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अब ये एचपीवी यहाँ पे कैंसर करेगा कैसे, अब जो एचपीवी है ये किस पे इन्वेड करता है, ये करता है इन्वेड इमेच्योर स्क्वामस सेल एपिथेलियम के अंदर। ये भी एमसीक्यू है, पूछा जा चुका है, ठीक है। इमेच्योर स्क्वामस सेल एपिथेलियम के अंदर क्या करता है, ये इन्वेड करता है, वहाँ पर क्या करता है, कैंसर यहाँ पे कोज करता है। अब ये एपिथेलियम में इन्होंने क्या कर दिया, इन्वेड हो गया। अब इन्वेड होने के बाद में ये क्या करता है, इट मेक वायरल प्रोटीन्स। अब ये क्या करता है, वायरल प्रोटीन्स बनाता है, कौन सी, E6 E7, ठीक है, E6 एंड E7 यहाँ पे जो है वायरल प्रोटीन बनाता है, जो क्या करती है, इट इंटरफेयर विथ सेल ग्रोथ रेगुलेशन, ठीक है, जो सेल के ग्रोथ का जो नॉर्मल रेगुलेशन है उसको क्या करते हैं, ये इंटरफेयर यहाँ पे करना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए जो E6 है, ई सेल है, ये क्या करता है, ये करते हैं इनहिबिट, किसको इनहिबिट करते हैं, किसको, ट्यूमर सप्रेशर प्रोटीन को। देखो कैंसर हुआ कैसे, मैं बता रहा हूँ, ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं ट्यूमर सप्रेशर प्रोटीन को, ठीक है, जो यहाँ पे अपनी बॉडी में ऐसी प्रोटीन्स होती है जो ट्यूमर को कम करती है। अब जो ये वायरल प्रोटीन्स है ये क्या करती है, इन जो प्रोटीन्स को कम कर देगा तो ट्यूमर यहाँ पे सप्रेस नहीं होगा, ट्यूमर सप्रेस नहीं होगा तो इससे क्या होगा, सेल के अंदर म्यूटेशन देखने को मिलेगा और फाइनली क्या हो जाएगा, कैंसर। तो इस तरीके से जो है क्या कोज होता है, सर्वाइकल कैंसर, मेन कोज कौन होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, रेडिएशन थेरेपी देते हैं। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एग्जिट द रूम वॉकिंग बैकवर्ड व्हील बियरिंग ए लेड एप्रॉन। अब आप सभी को पता है जब हम लेड एप्रॉन पहनते हैं वो पोस्टीरियरली क्या करता है, ओपन रहता है, पूरा बॉडी कवर नहीं होता, फ्रंट से वो पूरा बॉडी कवर होता है। इसलिए जब भी यहाँ पे रूम से हम यहाँ पे वॉकआउट करें तो क्या करना है, बैकवर्ड के अंदर हमें वॉक करना है ताकि फ्रंट से हमें क्या हो सके, उससे एक्सपोजर मिल सके। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे क्या है, अननेसेसरी यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर में क्या बोला गया, डिस्पोज ऑफ बॉडी फ्लूइड इन स्पेशल मार्क्ड कंटेनर्स, ठीक है, जो बॉडी फ्लूइड को यहाँ पे अलग से डिस्पोज करने का नीड नहीं है, जस्ट ये जो रेडिएशन, जो रेडियो एक्टिव
इम्प्लांट है उसको ज़रूर हम यहाँ पे जब वो यहाँ पे डिस्पोज हो तो उसको हम यहाँ पे ज़रूर अच्छे से उसको एकदम सील कंटेनर में रखेंगे, जबकि बॉडी फ्लूइड्स को यहाँ पे अलग से सील कंटेनर में रख रख के उसका डिस्पोज करना इतना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। हम उसको जो नॉर्मल टॉयलेट के अंदर भी करा सकते हैं, बाकी उसके फर्दर कुछ फ्लशेज करने के बाद में जो है नॉर्मली उसको जो है दूसरे पर्सन के द्वारा भी जो क्या है रूटीनली काम में लिए रह सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो दूसरे पर्सन जो है उनके जो वॉशरूम्स वगैरह उनको यूज़ नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बट अच्छे से क्लीनिंग के बाद में ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रायोरिटी का नहीं है अपना। नेक्स्ट देखिए, कोहॉर्ट 2 क्लाइंट हु हैव इम्प्लांटेड रेडिएशन थेरेपी, ये भी यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। इसमें क्या, जब यहाँ पे किसी क्लाइंट को रेडिएशन थेरेपी दी जा रही होती है तो उसको हमेशा ऐसा रखा जाएगा प्राइवेट, ठीक है। तो दो किसी पर्सन को यहाँ पे साथ में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, अगर आपने दो किसी रेडिएशन वाले पर्सन को, दो जनों को साथ में रख दिया तो क्या होगा, एक्सेसिव रेडिएशन एक्सपोजर होगा। हमें तो क्या करना है, प्रिकॉशन करना है ताकि मतलब प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या रहेगा यहाँ पे, रॉन्ग रहेगा। लिमिट द विजिटर्स टू इंडिविजुअल हु आर 13 ईयर्स ऑफ एज एंड ओल्डर। तो देखिए इसकी क्या गाइडलाइन है, यहाँ पे सबसे पहले तो 13 ईयर्स नहीं होगा, यहाँ पे कितना ईयर्स होगा, 16 ईयर्स होगा, ठीक है। तो ऐसे हमें इंडिविजुअल्स को लिमिट करना जिनकी एज क्या है 16 ईयर, और उससे यहाँ पे एज में जो ओल्डर है उनको हमें क्या करना है यहाँ पे लिमिट करना है, ठीक है। दूसरा जो है 30 मिनट्स डेली किसी भी पर्सन को जो है 30 मिनट से ज़्यादा देर तक नहीं मिलने देना है, और उसको हमें कहना है कि आपको जो है 6 फीट अपार्ट यहाँ पे रह के पेशेंट से आप क्या कर सकते हो, मिल सकते हो, ठीक है। वो भी जो है सोर्स ऑफ रेडिएशन से कितना दूर रहना है, 6 फीट। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है आगे फर्दर हमें ताकि पेशेंट्स को क्या करे, जो और जो एक्सपोजर ना हो, जो उनके रिलेटिव्स वगैरह है उसको भी, नर्स को भी, ऐसे हमें क्या करना है, केयर करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो एच पी वी है 16 और 18, ये क्या करता है, इनमेच्योर स्क्वैमस सेल एपिथेलियम को यहाँ पे क्या करता है, टारगेट करता है। अब देखो एमसीक्यू बन गया अपना यहीं से, क्या एमसीक्यू बना, मोस्ट कॉमन टाइप, मोस्ट कॉमन टाइप सर्वाइकल कैंसर का कौन सा होता है, आंसर क्या रहेगा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। और ये जो है 80 टू 95% यही आपको देखने को मिलता है। इसके बाद जो सेकंड होता है वो होता है एडिनो कार्सिनोमा। ये कितना होता है, 10 to 15% यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए इनका भी क्या होगा, मेटास्टेसिस, दोनों का ही बता रहा हूँ मैं। और इनका मेटास्टेसिस कहाँ पे देखने को मिलता है, सबसे पहले देखने को मिलेगा लंग्स के अंदर, उसके बाद में लीवर के अंदर, उसके बाद में बोन के अंदर। तो मेटास्टेसिस पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन टाइप पूछ लिया आपसे। देखो हर एक लाइन के अंदर क्या है, एमसीक्यू है। और ऐसे ही पढ़ना आपको, जब आप स्मार्ट स्टडी करें तो आपके पास में छोटी सी कम टाइम के अंदर और आप पढ़ सको इतना आपको पढ़ना है, ठीक है, ताकि वो क्या रहेगा, याद रहेगा। साइन एंड सिम्टम की अगर हम बात करें तो क्या होगा यहाँ पे, इरेगुलर हैवी ब्लीडिंग होगा, ठीक है। पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग होगा, पेल्विक पेन होगा पेशेंट को, ठीक है। पुरुलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, हेमेचूरिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। जब हम यहाँ पे देखो अब हम बात करें डायग्नोसिस का, और क्या हो सकता है, डायग्नोसिस करेंगे तो डायग्नोसिस में आप क्या देखोगे, चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे क्या बताएगा, मेटास्टेसिस ऑफ लंग्स। तो इन क्लाइंट्स में क्या करते हैं, हम चेस्ट एक्सरे भी करवाते रहते हैं, और कोल्पोस्कोपी करवा सकते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, कोल्पोस्कोपी में सर्वाइकल लीजन्स। और क्या करेंगे, पेप स्मीयर टेस्ट, सर्वाइकल बायोप्सी करवा सकते हैं, ठीक है। टीएनएम क्लासिफिकेशन करवा सकते हैं, फीगो करवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ करवा सकते हैं। अब देखो सर्जरी के अंदर क्या होगा, तो सर्जरी में क्रायो सर्जरी कर सकते हैं, लेजर एब्लेशन थेरेपी कर सकते हैं, ठीक है। तो लार्ज लूप यहाँ पे एक्सीजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है सर्वाइकल कैंसर का यहाँ पे सुपरफिशियली हमने यहाँ पे देखने की कोशिश की है काफ़ी कम टाइम के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब टेरीपेराटाइड ए
पैराथायरॉयड हार्मोन एगोनिस्ट। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने क्या प्रोवाइड किया, टेरिपेराटाइड, जो कि क्या है, एक पैराथायरॉयड हार्मोन का एगोनिस्ट है। एक होता है एगोनिस्ट, एक होता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब अपोजिट फंक्शन करना, एगोनिस्ट का मतलब सिमिलर फंक्शन करना। अब यहाँ पे एगोनिस्ट है मतलब ये जो ड्रग है ये पैराथायरॉयड हार्मोन के जैसी फंक्शन करेगी फॉर ए पेशेंट विथ ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, अब ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट को ये दी जा रही है। वॉट शुड द नर्स कंसिडर बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग दिस मेडिकेशन। अब यहाँ पे नर्स क्या कंसिडर करेगी इस मेडिकेशन के देने से पहले। इट रिक्वायर एन इंक्रीज इनटेक ऑफ विटामिन ए। इट प्रिवेंट एग्जिस्टिंग बोन फ्रॉम बीइंग destroyed. Sunscreen should be used to prevent vitamin D absorption. Osteoblastic activity is stimulate more than osteoclastic activities. तो टेरिपेराटाइड जो ड्रग है इससे क्या होगा, ठीक है, नर्स यहाँ पे क्या समझेगी इस मेडिकेशन से क्या होना चाहिए। तो देखिए, जब ये मेडिकेशन दी जा रही होती है तो हमें यहाँ पे रिक्वायर नहीं होता है एक्सेसिव विटामिन का, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट का हमें नीड नहीं है। जो रिकमेंडेशन रहती है डेली विटामिन की वही हमें क्या करना होगा, देना होगा। इट प्रिवेंट एग्जिस्टिंग बोन फ्रॉम बीइंग डेस्ट्रॉयड, तो ये भी यहाँ पे जो है करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी अपने यहाँ पे करेक्ट नहीं है। अब ये जो फंक्शन है इट प्रिवेंट एग्जिस्टिंग बोन फ्रॉम डेस्ट्रॉयड, अब ये कौन सी मेडिकेशन करती है, तो अपना आंसर क्या रहेगा, एलेंड्रोनेट। ये किसका फंक्शन है, एलेंड्रोनेट मेडिकेशन का फंक्शन है। तो एलेंड्रोनेट क्या करती है, इनहिबिट करती है ओस्टियोक्लास्ट मीडिएटेड बोन रिजॉर्प्शन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी किसका वर्क है, एलेंड्रोनेट ड्रग का। हमें एलेंड्रोनेट पूरा नाम क्या होता है इसका, एलेंड्रोनेट सोडियम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखिए, सनस्क्रीन शुड बी यूज टू प्रिवेंट विटामिन डी एब्जॉर्प्शन। तो देखो, विटामिन डी का तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हमें करवाना है ताकि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हो सके, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन क्या हो रहा है, रॉन्ग है। ठीक है, तो सनस्क्रीन का हमें करना क्या है, यूज नहीं करना है यहाँ पे सनस्क्रीन को, क्या हमें क्या करवाना है, अवॉइड करना है सनस्क्रीन को। ठीक है, जिससे क्या होगा, प्रोमोट होगा क्या, एक्सपोजर किसका, सन का, जिससे क्या होगा, विटामिन डी जो है यहाँ पे कन्वर्ट होगा कहाँ से, स्किन के अंदर। ठीक है, तो विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी करता क्या है, बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे विटामिन डी तो हमें चाहिए, ठीक है, ताकि इंक्रीज होगा तभी तो कैल्शियम बॉडी के अंदर बनेगा। तो एवरी डे सन के अंदर बैठना है जिनमें विटामिन डी की कमी रहती है, कितनी देर तक, 5 to 20 मिनट्स के लिए, जिससे जो है हमें कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन मिले। तो अपना आंसर अपना क्या करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी यहाँ पे क्या होगी, स्टिमुलेट होगी मोर देन ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी से। ऑस्टियोब्लास्टिक क्या करती है, ऑस्टियोब्लास्टिक क्या करती है, इंक्रीज बोन मास और स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। ठीक है, बोन मास को बढ़ाएगी, स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करती है, अभी मैंने आपको लिखा है, ऑस्टियोक्लास्ट क्या करती है, बोन रिजॉर्प्शन करती है। ठीक है, तो उसकी एक्टिविटी तो कम हो जाएगी और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टिमुलेट हो जाएगी। तो ये जो ड्रग है ट्राईपेराटाइड ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर हम देते हैं, जिससे क्या होगा, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस एमसीक्यू का अपना क्या आंसर रहा, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, टोटल हम एवरेज हम जो है 10 से 15 एमसीक्यू सोल्व करते हैं, उतना ही मैं आपको सोल्व कराऊंगा। ठीक है, स्टार्टिंग के दोनों एमसीक्यूज अपने यहाँ पे क्या थे, इंपॉर्टेंट थे, इसलिए थोड़ा उनको एक्सप्लेन करना जरूरी था, क्योंकि ईएसआईसी के अंदर यहाँ पे वो देखने को मिलेगा आपको, नोटसेट के अंदर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो ऑन्कोलॉजी के अंदर से ये यही जो टॉपिक है बार बार एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए नर्स इज केयरिंग फॉर एन एंटीपार्टल पेशेंट विथ ए वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन। एक एंटीपार्टल पेशेंट है जिसको यहाँ पे नर्स क्या करिए, केयर करी, जिसको यहाँ पे क्या है, वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन है। द पेशेंट आस्क व्हाट सिम्टम शी वुड मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंस फर्स्ट इफ वन ऑफ द वेसल शुड टीयर।
अब वो पेशेंट है, वो कंसर्न हो गया इसको लेके। अब वो नर्स से पूछ रहा है कि उसको कौन से सिम्टम्स सबसे पहले एक्सपीरियंस होंगे जब ये जो वेसल है, वेलामेंटस कोड में अगर इंसर्शन हो रहा है, तो जब ये वेसल है इसका किसी के अंदर भी टीयर हुआ तो उसको कैसे सिम्टम्स यहाँ पे एक्सपीरियंस होंगे। द नर्स रेस्पॉन्ड दैट द मोस्ट लाइकली सिम्टम टू अकर। अब यहाँ पे नर्स रेस्पॉन्ड करिए कि ऐसे केसेस में कौन सा आपको सिम्टम देखने को मिलेगा, वेजाइनल ब्लीडिंग, क्रैम्पिंग, यूटेराइन कॉन्ट्रक्शन या फिर प्लेसेंटा अब्रप्शन। तो देखिए वेलामेंटस कोड इंसर्शन का क्या मतलब होता है। जो अम्बिलिकल कोड होती है वो क्या करती है, फीटल मेम्ब्रेन में इंसर्शन हो जाता है उसका। इसे हम कहते हैं वेलामेंटल कोड इंसर्शन। अब इसका क्या मीनिंग होता है, ये क्या रहता है, एक प्रकार से मेजर कोज रहता है किसके लिए, एंटे पार्टम हेमरेज के लिए। तो देखिए एक और टाइप होता है इसी के सिमिलर, जिसे हम क्या कहते हैं, वेलामेंटस प्लेसेंटा। इसका क्या मीनिंग होता है, तो अम्बिलिकल कोड इज इंसर्टेड इनटू membrane at a varying distance from प्लेसेंटा। मतलब क्या है कि एम्बिलिकल कोड जो है वो प्लेसेंटा तक पहुंचने से पहले ही वो क्या कर जाती है, मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्टेड हो जाती है। ठीक है, इसे हम इस टाइप के प्लेसेंटा को हम क्या कहते हैं, वेलामेंटस प्लेसेंटा। अब देखो मैंने आपको बताया कि ये मेजर कोज है किसका, एंटीपार्टम हेमरेज का। अपना आंसर क्या रहेगा, तो क्लाइंट को क्या फील होगा यहाँ पे, वेजाइनल ब्लीडिंग यहाँ पे फील होगा। बाकी क्रैम्पिंग, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, प्लेसेंटा अब्रप्शन यहाँ पे कॉमन नहीं देखने को मिलेगा, जस्ट कॉमन क्या मिलेगा, वेजाइनल ब्लीडिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू। A 29-year-old woman in her first trimester present with painless profuse vaginal bleeding. Her blood pressure is 130 by 90 mmHg। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, पेनलेस प्रोफ्यूज वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, मतलब इस पे ध्यान देना है, क्या, पेनलेस पे। मैंने इसके बारे में टॉपिक पहले आपको पढ़ा दिया है, अभी इसका डिस्कशन नहीं करूँगा मैं। ठीक है, तो सी हैज़ फेशियल एंड हेड एडिमा, उसको साथ में और क्या है, फेशियल और हेड एडिमा है। पेल्विक एग्जामिनेशन किया हमने, जब क्या मिला आपको, 24 वीक साइज यूट्रस है। यूरिन एनालिसिस में आपको क्या देखने को मिला, प्रोटीन यूरिया देखने को मिला। व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। अब इसके अंदर यहाँ पे मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या रहेगा। तो देखिए कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर सबसे पहले, सेकंड पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, थर्ड वन ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। तो जो आप सोच रहे थे वो तो ऑप्शन में आपको मिला नहीं है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है पहले से इसका। अब साथ में क्या है, एडिमा भी है, प्रोटीन यूरिया भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब ध्यान तो गया होगा आपके एग्लेम्सिया की साइड में, प्रोटीन यूरिया है, एडिमा है, बट हाइपर टेंशन मिला नहीं आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। तो वो तो रहेगा नहीं ना, वो यहाँ पे ऑप्शन में है। तो देखो ऑप्शंस क्या क्या आपके, प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा, हाइडिटिफॉर्म मोल या फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो देखिए यहाँ पे जो अपना आंसर रहेगा वो रहेगा हाइडिटिफॉर्म मोल। ऑप्शन नंबर सी क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है।
ये जो कंडीशन है इसे अपन क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट गेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक नियोप्लाज्म। अब इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें आपको देखने को मिलता है एक हाई आइडेंटिफॉर्म मोल, सेकंड इन्वेजिव मोल, थर्ड कोरियो कार्सिनोमा। ये किसमें रहते हैं, मैलिग्नेंट गेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक नियोप्लाज्म की कंडीशन के अंदर। अब ये जो ट्यूमर्स है ये बेसिकली अराइज कहाँ से होता है, फीटल टिश्यू से। फीटल टिश्यू से मेजरली देखने को मिलता है, ठीक है। मदर टिश्यू यहाँ पे कम देखने को मिलता है, फीटल टिश्यू यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है इन ट्यूमर्स का रीजन में। तो ऐसे पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, वेजाइनल के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, साथ में HCG का टाइटर जो है वो यहाँ पे एक्सेसिव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, रैपिड एनलार्जमेंट मिलेगा किसका, यूट्रस का, जितना नॉर्मली होना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको जो है यहाँ पे यूट्रस का यहाँ पे जो है एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। तो जो नॉर्मल गेस्टेशनल एज है उससे भी ज़्यादा आपको यहाँ पे एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, प्लस एब्सेंस ऑफ फीटल हार्ट एंड स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे जो बच्चे की जो हार्ट है और उसकी जो स्ट्रक्चर्स है वो भी यहाँ पे क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। और क्या मिलेगा आपको, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स अपीयरेंस USG के अंदर। तो देखो इतने सारे जो यहाँ पे MCQ जो सारे लाइन में, ठीक है, तो ये MCQ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली इस टॉपिक में से। ज़रा डीप में नहीं जाना है, बस सुपरफिशियली पढ़ के जाना है, ठीक है। ये ऐसी डीप से नहीं पूछेगा, बट अगर साथ में जो है देखो रेशनल्स है, तो रेशनल्स में आपको हर एग्जाम के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। तो नॉर्थ साइड के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, उनके लिए भी ये क्लासेस जो है इंपॉर्टेंट है, वो भी यहाँ पे जो है उनको ये क्लासेस डेली लेते रहना है। मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि नॉर्थ साइड के अंदर आपके अच्छे खासे MCQs पढ़ने वाले हैं अपने इन सेशन से, या फिर मैं जितने भी क्लासेस सोल्व करवाता हूँ, MCQ क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ, ठीक है, वहाँ पे जो अपकमिंग एग्जाम है उसको तो यहाँ पे मैं उसके सिलेबस को इंक्लूड करता ही हूँ, साथ में नोट सेट भी यहाँ पे अपना कंटिन्यू चल चल रहा होता है रेशनल्स के अंदर। नेक्स्ट MCQ अपना, बाकी देखो प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के अंदर प्रोटीन यूरिया वगैरह नहीं देखने को मिलता है जनरली, ठीक है। वो कब देखने को मिलता है, या तो प्रीक्लेम्सिया के अंदर मिलेगा या फिर आपको हाइडिटिफॉर्म मोल के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपने जो ऑप्शन नंबर A और B आराम से हम उसको जो है एक्सक्लूड कर सकते हैं। बाकी ये कंडीशन नॉर्मल प्रेगनेंसी में तो होती नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर D भी अलग हो रहा है। तो आंसर अगर हमें पता भी नहीं था, फिर भी अगर हम यहाँ पे थोड़ी बहुत अपनी थ्योरी अच्छी है, फिर अपन आराम से आंसर इसका जो है निकाल पाएंगे। नेक्स्ट MCQ, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, RNCC नर्सिंग कोचिंग की ओर से हमारा जो ऑफिशियल ऐप है वो आप हम आपको जो है प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहाँ पर हमारी जो लॉन्च कर दी गई है क्या, टेस्ट सीरीज, इसके रिगार्डिंग SGPGI और RML एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है, जो लखनऊ स्पेशल जो RML एग्जाम है होने वाला है वो यहाँ पे हमने लॉन्च कर दी गई। टोटल उसमें जो है 120 टेस्ट पेपर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। डेली एग्जाम पैटर्न सीरीज रहेगी, मतलब डेली यहाँ पे टेस्ट पेपर रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपसे भी जो इसको एनरोल कर सकते हैं, काफ़ी सारे बच्चों ने एनरोल किया, तो आपको उसका एक ये फ़ायदा मिलेगा कि आपकी जो रैंकिंग है वो एक्चुअल रैंकिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो खूब सारे बच्चे क्या जब एनरोल करते हैं तो सब लोग एग्जाम देते हैं, तो आपको उसके अंदर जो आपका रियल रैंकिंग है वो पता लगता है, ठीक है। तो आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। साथ में हमने क्या किया, टोटल अच्छे से रैशनल दिए हैं हर एक MCQ के, ठीक है। आपको जो है बिल्कुल भी यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का। इसी के अलावा और कुछ यहाँ पे जानकारी लेनी हो हमारी टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, जो है आप हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं 24/7, ठीक है। आपको जो है यहाँ पे आंसर किया जाएगा। सपोर्टिव नंबर है अपने 9588856774, ठीक है। आप आंसर कीजिए एकदम फ्री हो, एकदम फ्री माइंडेड रह के। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQ पे।
A pediatric patient present with tachycardia, एडिमा, डिस्निया एंड ऑर्थोपनिया एंड क्रैकल्स। एक पीडियाट्रिक पेशेंट है जिसको टेकिकार्डिया हो रहा है, एडिमा है, डिस्निया है, ऑर्थोपनिया है, क्रैकल्स है। ए नर्स परफॉर्म ए फिजिकल असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट एंड नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली। अब यहाँ पे नर्स क्या कर रही है, असेसमेंट कर रही है फिजिकली और यहाँ पे इमीडिएटली नोटिफाई कर रही है किसको, फिजिशियन को। विच कंडीशन डज द नर्स मोस्ट लाइकली सस्पेक्ट। अब यहाँ पे कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके लिए जो है इमीडिएटली जो है फिजिशियन को क्या करना होगा, नोटिफाई करना होगा। राइट साइड हार्ट फेलियर, रूमेटिक फीवर, कावासाकी डिजीज या फिर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। तो देखिए, जब मैंने आपको राइट साइड हार्ट फेलियर पढ़ाया था, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर पढ़ाया था, या फिर मैंने आपको पढ़ाया था कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, कार्डियक आउटपुट वगैरह सब निकलेगा नहीं, बाहर नहीं निकलेगा तो बॉडी यहाँ पे जो है स्ट्रेस में जाएगी, ठीक है, आगे जाके शॉक वगैरह सब डेवलप हो सकता है। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी दो तरह की, एक बताई थी राइट साइड हार्ट फेलियर से रिलेटेड, एक बताई थी लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर से रिलेटेड। फिर मैंने ये भी कहा था कि प्राइमरी हार्ट फेलियर कौन सा होता है, लेफ्ट साइड होता है, जो कि फिर बाद में सेकेंडरी किसको कॉज कर देता है, राइट साइड को कॉज कर देता है। अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, पेशेंट में टेकिकार्डिया कंडीशन है, एडिमा भी हो रहा है, डिस्निया भी हो रहा है, ऑर्थोपनिया भी हो रहा है, क्रैकल्स भी हो रहे हैं। ये सारे के सारे सिम्टम्स किसके हैं, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के हैं। मतलब पेशेंट को क्या हो रहा है, पल्मोनरी एडिमा हो रहा है। तो पल्मोनरी एडिमा में कौन सा साउंड सुनने को देता है आपको, क्रैकल्स। रट लो इसको, आ रखा है बहुत बार एग्जाम के अंदर कि पल्मोनरी एडिमा में कैसा लंग साउंड सुनने को मिलेगा, तो क्रैकल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखो आंसर क्या रहेगा अपना यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हो चुका है बच्चे को, इसके लिए जो है नर्स को यहाँ पे इमीडिएटली जो है इन्फॉर्म करना होगा किसको, फिजिशियन को। तो इसके अंदर होता क्या है कि इनइफेक्टिव पंपिंग एक्शन होता है हार्ट का, इनइफेक्टिव पंपिंग एक्शन किसका, हार्ट का। कंडीशन कौन सी होती है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। तो कार्डियक आउटपुट नहीं निकलेगा, पल्मोनरी यहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा, एडिमा होगा जिससे डिस्निया होगा, पेशेंट को ऑर्थोपनिया होगा, जुगुलर वेन में डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है, सॉरी, जुगुलर वेन डिस्टेंशन किस में मिलेगा आपको, राइट साइड हार्ट फेलियर के अंदर, ठीक है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन मिलेगा आपको, और असाइटिस मिल सकता है, ठीक है, लीवर फेलियर मिल सकता है, स्प्लेनोमेगली देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये जो है सारे मिलेंगे राइट साइड, मतलब राइट साइड के अंदर जब आपके आंसर्स आएंगे एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन आएंगे तो वो आएंगे सिस्टेमिक साइन एंड सिम्टम आएंगे उसमें। और लेफ्ट साइड जब आपसे पूछेंगे तो उसमें अपना जो साइन सिम्टम किससे रहेंगे, हमेशा पल्मोनरी साइन सिम्टम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए रूमेटिक फीवर। तो रूमेटिक फीवर में क्या आता है, पेशेंट को क्या है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। दूसरा जो मिट्रल वॉल की इनसफिशियंसी देखने को मिलती है यहाँ पे रूमेटिक फीवर के अंदर। और क्या देखने को मिलेगा, प्रलोंग रहेगा क्या, पीआर एंड क्यूटी इंटरवल। तो ये ध्यान रखना, याद रखना है सब चीज़ें कि रूमेटिक फीवर में क्या होता है, एक टेम्परेचर बढ़ता है, मिट्रल इनसफिशियंसी देखने को मिलेगी, प्रोलॉन्ग मिलेंगे क्या, पीआर और क्यूटी इंटरवल, ठीक है, रूमेटिक फीवर में। नेक्स्ट कावासाकी डिजीज के अंदर क्या देखने को मिलता है, अगेन फीवर तो कॉमन है, मिलेगा ही मिलेगा, साथ में रैसेज मिलेगा, साथ में साथ में जो है और लिम्फ नोड में एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। तो ये हो गया क्या आपका कावासाकी डिजीज कंप्लीट, रूमेटिक फीवर कंप्लीट, राइट साइड हार्ट फेलियर कंप्लीट और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर कंप्लीट, ठीक है। अब इनसे रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यू आए तो एग्जाम में आराम से कर देना, क्लास को रिमेंबर रखना, ठीक है। आई होप आप साथ साथ में पेन चला रहे होंगे अपनी किसी एक नोटबुक के अंदर, ठीक है। अगर चला रहे हो तो ये बड़ी खुशी की बात है, नहीं चला रहे हो तो थोड़ा फिर भी ठीक है, आप वीडियो देख के समझ पा रहे हो तो वो भी खुशी की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू। An experienced nurse is observing a new nurse providing care to an 11-month-old child who is 12 hours post-operative from a cleft palate repair। एक जो एक्सपीरियंस नर्स है, ठीक है,
तो वो क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है एक न्यू नर्स को, न्यूली अपॉइंटेड नर्स को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रही है। अब वो जो न्यूली अपॉइंटेड नर्स है वो क्या कर रही है, 11 मंथ का जो बच्चा है उसको यहाँ पे सर्जरी हुई है किसका, क्लेफ्ट पैलेट का, और वो 12 आवर हो चुके हैं पोस्ट ऑपरेटिव जोन में आए हुए। विच नर्सिंग एक्शन रिक्वायर द एक्सपीरियंस नर्स टू इंटरवेन। अब जो न्यू नर्स है वो ऐसा कौन सा एक्शन करेगी जिससे जो है एक्सपीरियंस नर्स को वहाँ पे इंटरवेन करना पड़ेगा। Using a suction catheter to remove the oral secretion, feeding soft blended food, removing an arm restraint to check the skin, administer an analgesics। तो क्या आंसर रहेगा, कौन सी कंडीशन में जो है एक्सपीरियंस नर्स को क्या करना है, यहाँ पे इंटरवेन करना है। तो देखिए यहाँ पे क्लेफ्ट लिप का तो उससे भी पहले कर देते हैं सर्जरी, और यहाँ पे क्या है, पैलेट का सर्जरी कर रहे हैं, मतलब स्पीच डेवलपमेंट से पहले पहले हमें क्या करना होता है, क्लेफ्ट पैलेट का सर्जरी करना होता है। तो अब देखो यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके ऊपर देख के आपको लग रहा है कि एक्सपीरियंस नर्स को यहाँ पे वर्क करना चाहिए। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, यूजिंग ए सक्शन कैथेटर। मतलब सक्शन कैथेटर कैसा है, हार्ड है, ठीक है। वो क्या कर सकता है, इस बच्चे के जो स्टिचेज लगे हैं उसमें क्या कर सकता है, वो इंजरी कर सकता है, डिसरप्ट कर सकता है सूचर लाइन को, ठीक है। इससे क्या हो सकती है फिर फर्दर ब्लीडिंग हो सकती है और इंजरी हो सकती है। तो इसका यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस नर्स को क्या करना होगा, इंटरवेन करना होगा। बाकी देखिए करेक्ट है बिल्कुल, फीडिंग सॉफ्ट डाइट देनी है उसको, ब्लेंडेड फूड देने हैं, ठीक है। आर्म रिस्टेन जो लगा होता है, ठीक है, एल्बो रिस्टेन वगैरह हम यहाँ पे लगाते हैं, तो बिल्कुल सही है। आपको स्किन को असेस करना है तो उसको एक बार हटा के चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स, बिल्कुल पेन हो रहा है बच्चे को तो एनाल्जेसिक्स भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज द पीरियड ऑफ डिजीज इनिशिएशन टू डिजीज डिटेक्शन। ऐसा कौन सा पीरियड है जिसे हम यहाँ पे कहेंगे, जिस पीरियड के अंदर क्या हो रहा है, एक तो डिजीज इनिशिएट हो रही है, दूसरा डिजीज का डिटेक्शन हो रहा है, इस पीरियड को हम क्या कहेंगे, विंडो पीरियड, जनरेशन टाइम, लेट टाइम या फिर लेटेंट पीरियड। ऐसा कंडीशन या फिर ऐसा पीरियड जिसमें डिजीज इनिशिएट हो रही है, दूसरा डिजीज का डिटेक्शन भी हो रहा है, कौन सा पीरियड रहेगा, विंडो पीरियड, जनरेशन टाइम, लेड टाइम या फिर लेटेंट पीरियड। तो देखिए यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा जिसे हम क्या कहेंगे, लेटेंट पीरियड, इट इज़ नोन एज लेटेंट पीरियड। थोड़ा अलग एमसीक्यू है, न्यू एमसीक्यू है, ठीक है, बढ़िया पूछा गया एमसीक्यू है। देखो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी, मेरी क्लासेस ले रहे हो तो एक तो मैं एमसीक्यूज आपको ऐसा कोई एमसीक्यू सोल्व नहीं कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आया ना हो सकता है ईएसआईसी में नहीं आया है, बट ये अदर एग्जाम्स में आया हुआ एमसीक्यू है, वो मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ। दूसरा एमसीक्यूज तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में मैं रेशनल्स भी बताता हूँ, ठीक है। तो रेशनल्स से ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है, एग्जाम के अंदर, ठीक है, ये मैंने देखा है। ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी यहाँ पे बताया है, वो भी जो है खूब सारे बच्चों को सजेस्ट करते हैं अपना चैनल, ठीक है। तो आप इतनी तो श्योरिटी लेके बैठा करो कि हाँ जो भी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, जो भी सीखेंगे, ठीक है, वो जो है एग्ज़ाम के लायक रहेगा, ठीक है। दूसरा जो है मैं कोशिश करता हूँ 1 घंटे के अंदर आपको मैक्स टू मैक्स आपको जो यहाँ पे आउटपुट दूँ, ठीक है। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आपको ज़रूर जाना ही है, ठीक है, उसके लिए जो है यहाँ पे कहना ना पड़े। तो देखिए ये जो कंडीशन है ये क्या है, लेटेंट पीरियड की कंडीशन है। तो देखो अब अगर यहाँ से एक चीज़ और पूछ ले एग्जाम के अंदर, थोड़ा सा अगर इस क्वेश्चन को मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज ऐड करते ही इसका यहाँ पे आंसर अपना चेंज हो जाएगा। इन्फेक्शियस डिजीज ऐड करते ही आंसर क्या हो जाएगा, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। और जो लेटेंट पीरियड रहता है ये किसके लिए रहता है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर फेरबदल कर दिया तो फिर अपना जो आंसर आप गलत ना करो, इसलिए जो है ये भी है अपने आप ही लिख लीजिए।
तो latent period is defined as the period from disease initiation to disease detection is called latent period. अब अगर इसके अंदर डाल देते कि इन्फेक्शियस डिजीज़ है, अब बताइए, और ऑप्शन में होता इंक्यूबेशन पीरियड और लेटेंट पीरियड, तब अपना आंसर क्या रहता? इंक्यूबेशन पीरियड। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो हमें किसको मान के चलना है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ को। आंसर अपना क्या रहेगा? लेटेंट पीरियड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, लीड टाइम इज नॉन एज, ठीक है, लीड टाइम क्या होता है? टाइम फ्रॉम अर्ली डायग्नोसिस टू स्टार्टिंग ट्रीटमेंट, टाइम फ्रॉम ट्रीटमेंट टू मोर्टालिटी, टाइम बिटवीन डिटेक्शन ऑफ डिजीज थ्रू स्क्रीनिंग एंड इट्स क्लिनिकल सिम्टम, या फिर टाइम बिटवीन क्लिनिकल सिम्टम टू कंप्लीट ट्रीटमेंट। अभी आपसे पूछा गया है लेड टाइम के बारे में। लेड टाइम का मीनिंग क्या होता है? तो देखिए, लेड टाइम का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी अपना क्या रहेगा यहाँ पे? करेक्ट रहेगा। तो लेट टाइम ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? टाइम बिटवीन डिटेक्शन ऑफ डिजीज थ्रू स्क्रीनिंग एंड इट्स क्लिनिकल सिम्टम, डिजीज के क्लिनिकल सिम्टम से और डिजीज के स्क्रीनिंग से हम क्या कर रहे हैं? डिजीज को डिटेक्ट कर रहे हैं, ये होता है क्या? लेड टाइम। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में ये भी होता, टाइम बिटवीन अर्ली डायग्नोसिस एंड सॉरी अर्ली डायग्नोसिस विथ स्क्रीनिंग, ठीक है, अगर ये भी अपना ऑप्शन में रहता तो भी अपना यहाँ पे आंसर क्या रहता? लीड टाइम। या फिर केवल और केवल सिम्टम से हम इसको क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाई कर रहे हैं डिजीज को, तो भी ये टाइम क्या कहलाएगा? लीड टाइम। और इससे पहले क्या था? लेटेंट पीरियड। तो लेटेंट पीरियड को हम क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ डिजीज इनिशिएशन, डिजीज के शुरू होने से लेकर डिजीज डिटेक्शन के पीरियड को क्या कहेंगे? लेटेंट पीरियड। और यहाँ पे लेड टाइम का क्या मीनिंग होता है? डिजीज का डिटेक्शन होना, किससे? स्क्रीनिंग से, या फिर उसके क्लिनिकल सिम्टम से, इसके बीच के टाइम को हम क्या कहते हैं? लीड टाइम। दोनों थोड़े बहुत सिमिलर हो सकते हैं, कन्फ्यूजन कोज कर सकते हैं, बट इसको आप पढ़ोगे लिखोगे तो लिख के समझोगे अपने नोटबुक में तो आसानी से और ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, a 28-year-old woman with bipolar disorder has a lithium level 2.3 मिलीक्विलेंट पर लीटर। नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 0.6 से 1.25 मिलीक्विलेंट पर लीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट इज मोस्ट लाइकली अकर। अब जब लिथियम की जब यहाँ पे एक्सेसिव डोज हो जाए तो कौन सा साइड इफेक्ट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा? ऑप्शंस है अपने पास में, मैनिया, डिप्रेशन, ट्रेमर, या फिर हाइपोनेट्रीमिया। तो लिथियम, सबसे पहले देखो लिथियम किसके लिए काम में आ रही है? आंसर क्या रहेगा आपका? बाइपोलर डिसऑर्डर। फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बता दिया कि लिथियम की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, ठीक है, आपको याद रखनी है, लिथियम एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। लिथियम, डिजोक्सिन, MgSO4, थियोफाइलिन, उसके बाद में जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ठीक है, कीमोथेरेपी की ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन सबको जो है पढ़ना है। साथ में मैं यहाँ पे क्लासेज के अंदर ऑलरेडी तो मैंने पढ़ा दिया, पहले सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने, फिर भी जब आगे कमसी को जाते रहेंगे हम फर्दर और डिस्कस करते जाएंगे। तो देखिए, लिथियम जो है प्राइमरली जो है ट्रीटमेंट किसके लिए काम में लिया जाता है? बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स के लिए काम में लिया जाता है। बाइपोलर का मतलब क्या हो रहा है? दो तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट में, एक कुछ टाइम के लिए मेनिया का आ रहा है, कुछ टाइम के लिए डिप्रेशन का आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है? मेनिया को भी प्रिवेंट करता है और यहाँ पे रीअकरेंस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर को भी क्या करता है? प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये हो गया लिथियम का। अब ये जो कंडीशन है 2.3 यहाँ पे, तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? इंटॉक्सिकेशन हो रहा है यहाँ पे। तो जब इस कंडीशन में जब लिथियम इंटॉक्सिकेशन होता है तो कौन कौन से साइन आते हैं? आंसर क्या रहेगा? नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ट्रेमर, एटेक्सिया,
कोमा, कन्वर्जेंस, ठीक है, और ल्यूकोसाइटोसिस। ये सारे यहाँ पे जो है साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जब लिथियम की इंटॉक्सिकेशन होता है। तो यहाँ पे देखो, मेनिया, डिप्रेशन, ट्रेमर, हाइपोनेट्रीमिया, अपना आंसर क्या रहेगा? ट्रेमर। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी जब लिथियम चल रहा होता है तो हमें क्या करना होता है? सोडियम के बारे में हमें मॉनिटर करना है, क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया क्या कोज करा सकता है? लिथियम टॉक्सिसिटी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। A 69-year-old man with stable angina is giving nitroglycerin. Which of the following is the most likely effect of this medication? आपसे पूछा है कि नाइट्रोग्लाइसरीन मेडिकेशन का मोस्ट लाइकली इफेक्ट क्या होता है? डायलेटिंग कोरोनरी आर्टरीज, इंक्रीजिंग कार्डियक वेनस रिटर्न, इंक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट, या फिर डिक्रीजिंग कार्डियक वर्क। अब देखिए, हम पढ़ते आ रहे हैं कि नाइट्रोग्लाइसिन क्या कोज करवाता है? वेजो डायलेशन। मतलब वेसल्स का मैं डायलेशन करता हूँ तो वेसल्स में तो क्या आती है? आर्टरीज भी आती है और वेन्स भी आती है, ठीक है। वेजो डायलेशन है तो सबका करवाएगा। तो जो बेनिफिट है, ठीक है, प्रोबेबली जब नाइट्रोग्लाइसिन दे रहे होते हैं तो मेनली इसका काम क्या होता है? हार्ट के ऊपर पड़ने वाले लोड को क्या करती है? ये डिक्रीज करती है, ठीक है। वेजो डायलेशन भी करवाती है, साइड इफेक्ट में हेडेक वगैरह, फ्लैशिंग वगैरह वो सब होता है, बिल्कुल होता है। तो ये क्या कर रहा है? हार्ट के ऊपर पड़ने वाले लोड को कम करेगी, तो मतलब क्या कोज करती है? कार्डियक वर्क को कम किया है इसने, जिससे क्या होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? डायलेट होगी, वेंस भी डायलेट होगी, आर्टरीज भी डायलेट होगी, ठीक है, जिससे क्या होगा? डिक्रीज प्री लोड एंड डिक्रीज आफ्टर लोड। तो इन ऑप्शंस में से अपना बेस्ट ऑप्शन अपना क्या रहेगा? डिक्रीजिंग कार्डियक वर्क। अब यहाँ पे कार्डियक की वर्क एफिशिएंसी को क्या कर रही है? कम कर रही है, जिससे क्या होगा? पेशेंट को पेन भी कम हो जाएगा, ठीक है। साथ में यहाँ पे डायलेशन भी होगा, साथ में O2 में ऑक्सीजन में जो है इम्प्रूवमेंट भी होगा, ठीक है। हार्ट को मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या करेगा? एक तो देखो, जब हार्ट ज़्यादा काम करेगा तो उसको O2 कंजप्शन ज़्यादा चाहिए होगा। अब जब हार्ट लोड कम कर देगा तो एक साथ में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये क्या करता है? डिमिनिश कर देता है क्या? मायोकार्डियल O2 डिमांड को भी कम करेगा, ठीक है। जब O2 की डिमांड बढ़ेगी, जब काम ज़्यादा करेगा हार्ट, तभी तो O2 डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या करवा रही है? हार्ट लोड को कम करवा रही है, तो O2 की डिमांड भी जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्लाइंट को जो है पेन भी यहाँ पे नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली पेन रिलीव हो जाएगा, ऐसा ऐसा काम होगा तो, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ ही आज के अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आज का आपको वीडियो सेशन काफ़ी अच्छा लगा हो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो जो भी हमारे चैनल से आज पहली बार जुड़े हैं उनको क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। ऑल बटन पे क्लिक करना है ताकि आपको जो क्या मिले? डेली क्लासेस का यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है, एमसीक्यू सेशंस का। इसके अलावा हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी कोई वैकेंसी आती है या फिर किसी भी एग्जाम के लिए कोई इन्फॉर्मेशन रहती है वो हम यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। तो आपको जो है वो भी सब मिलती जाएगी। तो सब्सक्रिप्शन कर लेने से आपको जो है यहाँ पे फुल्ली जो है हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो बिना सब्सक्राइब किए कोई नहीं जाएगा यहाँ से। इसके अलावा जो है हमारी टेस्ट सीरीज रन करवाई जा रही है SGPJ RML के लिए, तो वो आप हमारे यहाँ पे सपोर्टिव नंबर देख सकते हैं नीचे, तो वहाँ पे जाके आप जो है उसको एनरोल कर सकते हैं। सर को जो है इन नंबर पे डायरेक्ट कॉल या मैसेज कर सकते हैं आप 24/7, जब भी आपका आप फ्री हो, ठीक है। आप आराम से जब बात कर सकते हैं उस टाइम पे आपको कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको जो है आंसर पे रिप्लाई किया जाएगा। और जो भी आपकी क्वेरीज होगी आसानी से उसको यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।